माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लूसेंट का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 9 टॉपिक तक हमने देख चुके हैं। उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। मौलिक अधिकार पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का देखिए स्टडी रिलेटेड वीडियो है, मतलब कि आप अगर अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप साथ में मेरे साथ बुक निकाल के रिवीजन कर सकते हैं। जो एकदम बिल्कुल भी न्यू है लूसेंट का, उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या याद करना चाहिए, उनको एक आइडिया मिलेगा ये वीडियो देख के। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जिनको लूसेंट का कोई आइडिया नहीं कि कैसे क्या पढ़े, किस तरह से याद करें, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर होंगे या ट्रिक होंगे तो वो भी मैं साथ में बताऊँगी। और हाँ, अगर आपको डेली टारगेट एक एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना है, जो कि कॉमन टारगेट होगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें करेंट, एनसीईआरटी साइंस एंड लूसेंट का टारगेट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी डॉल पे आप सर्च करिएगा, या लिंक भी दिया रहता है, वहाँ से आप जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं डेली टारगेट को। उससे एक होगा कि आपके स्टडी को एक रूटीन मिलेगा, एक वे मिलेगा, ठीक है, एक सही डायरेक्शन मिलेगा कि आप वो कॉमन टारगेट होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो फॉलो कर सकते हैं अगर, और वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मौलिक अधिकार में हमने 2 अधिकार देख लिया था, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 में है, ठीक है। 23 और 24 आर्टिकल 2 आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जिसको हिंदी नहीं पता तो उसको इंग्लिश वर्ड बता देती हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है जो, और बाल श्रम जो मतलब फोर्सफुली आपको ये करवाया जाता है, वो आपका आर्टिकल 23 में होता है, ठीक है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, ठीक है। बेगारी मतलब क्या होता है कि मतलब बिना पैसा वैसा दिए करवा रहे काम, ठीक है। इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती से लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया, ठीक है। इसको बैन किया गया है आर्टिकल 23 के तहत, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल 23 में हम क्या याद रखेंगे? ज़बरदस्ती भाई किसी से काम नहीं करवा सकते हम, ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, ओके। और अगर इंग्लिश में याद रखना है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है आर्टिकल 23 के तहत। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर देश की सेवा का बात हो तो ये आर्टिकल 23 में नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। देश की सेवा के लिए कभी भी आपको बाध्य किया जा सकता है कि आप देश की सेवा करें, ठीक है, आपका मन हो या नहीं हो। आर्टिकल 24 में आपका क्या दिया हुआ है? बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। देखिए कई बार आप लोग जाते होंगे चाय की टपरी पे, ठीक है, या कोई छोटे मोटे ये ढाबे वगैरह पे, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे को देखते होंगे काम करते हुए, प्लेट बर्तन धोते हुए। तो ये निषेध किया गया, प्रतिषेध किया गया है, आपका बैन किया गया आर्टिकल 24 के तहत। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना, खान या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए चाय के आप अगर टपरी पे छोटे बच्चे काम करें तो वो जोखिम भरा नहीं हुआ, वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कारखाना, जो फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ डेंजरस ये काम किया जाता है, मशीन वगैरह का, ये पटाखे जो बनते हैं वो सब बहुत डेंजरस फैक्ट्री ये सब होते हैं, तो वो सब जगह आपका छोटे बच्चों को काम करने का अपराध है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 के तहत है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा हमारा मौलिक अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितने से कितने हैं? तो ये आपको 25 से 28 है। कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28। 23-24 आपका क्या था? शोषण के विरुद्ध, कोई भी शोषण आप नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। और ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 से 28। चलिए देखते हैं 25 में क्या है। अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 25 में। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, आर्टिकल 25। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, उसका पोषण करना, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। कोई भी आप जैसे धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। कोई भी चैरिटी ट्रस्ट होता है, कोई मंदिर का ट्रस्ट होता है, वो सब आप कर सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 27 में क्या दिया हुआ है? पहले तो आप 25 में क्या है, धर्म को कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, फिर मान लिए तो आप उसके लिए संस्था बनाएंगे 26 में। 27 में क्या है, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निषेध कर दी गई है। ठीक है, तो राज्य जो सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय क्या है, किसी विशेष धर्म के लिए है, किसी विशेष धर्म की धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए है, वो टैक्स का उसको ये नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता सरकार। आर्टिकल 28 में है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 में क्या कहता है, जो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित है, ठीक है, जैसे कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है, तो सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 28। ओके, क्योंकि सरकारी स्कूल क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट फंड द्वारा चलता है, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बड़ा सुनने हेतु बाध्य भी नहीं कर सकते कि आप ये हिंदू का सुनिए या मुस्लिम का सुनिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आर्टिकल 28 के तहत। चलिए, नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक है, 29 और 30, दो है इसमें, संस्कृति एवं शिक्षा। इसमें देखते क्या है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ है वर्गों के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटीज़ के जो भी हित है उनकी भलाई के लिए उनका संरक्षण करना है। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उनको क्या है, उनकी जो भी भाषा है, जो भी जाति है, जो भी धर्म है, जो भी लिपि है, उसको सुरक्षित रखना सरकार का धर्म है। और उसके अकॉर्डिंग सरकारी शैक्षिक संस्थान, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पे एंट्री से नहीं रोका जा सकता कि आप माइनॉरिटीज़ है इसलिए रोक दिया जाए, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 29 कहता है। वर्तमान में 6 समुदाय हैं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अल्पसंख्यक समुदाय में विकास के समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री की 15 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। अब देखिए, पहले तो हो गया कि 29 में क्या कर रहा है कि अल्पसंख्यक को रोक नहीं सकते आप कोई भी शिक्षा संस्था में जाने से। ठीक है, कोई भी सरकारी शैक्षिक संस्था में जाने से। अब 30 में कह रहा है कि खुद का भी वो बना सकता है, खुद का वो शैक्षिक संस्था चला सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं करेगी। ये आर्टिकल 30 में कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6वां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल इसका आपका क्या है, इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब कि मौलिक अधिकार अगर आपका लागू नहीं हो रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के संवैधानिक समादेश रीति निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, सेकंड है परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रहना चाहिए
क्योंकि कई बार टर्म्स ओनली इंग्लिश में दे देते हैं और हिंदी वाले सेक्शन में भी और इंग्लिश वाले सेक्शन में भी, और कई बार सिर्फ हिंदी देते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस होता है, ठीक है। परमादेश मैंडमस, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। प्रतिषेध लेख, प्रोविजन, उत्प्रेषण, सर्टियोरी और अधिकार परीक्षा रेख क्योवरंतो, ठीक है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, पढ़ने आए या नहीं आए, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएशन सही हो या नहीं हो, ये ध्यान होना चाहिए कि क्या है, ठीक है, ताकि आप मिस्टेक नहीं करें। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। बंदी, देखिए नाम से ही पता चला, बंदी, किसी को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया तो मतलब क्या, उसके पास उसका शरीर है, ठीक है, आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। तो ये कौन ये करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट कौन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है? वैसा व्यक्ति जिसको लगे कि नहीं, हमको तो ज़बरदस्ती, हमको बिना ठीक है कोई वैधानिक तरीके से नहीं, अवैध रूप से बंदी बना लिया गया, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे और जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों को विचार कर सके, ठीक है। तो ये इसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जिसको भी बंदी बनाया गया है, बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाने वाले व्यक्ति को निश्चित स्थान, जो भी टाइम डिसाइड किया गया, जो भी प्लेस डिसाइड किया गया, वहाँ पे उसको लेके आए और बताए कारण कि क्यों बनाया गया उसको बंदी, ठीक है। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। देखिए इसी में छुपा हुआ है परमादेश, आदेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। कोई भी जो उसका कर्तव्य है, कोई पदाधिकारी है, कोई ऑफिसर है, वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, अपना ड्यूटी नहीं निभाता है, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर दिया जाता है, ठीक है। कोई ऑफिसर अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों, जो उससे नीचे के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो अपर लेवल का होंगे, उनसे नीचे जो होते हैं सिविल कोर्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सब, तो उन पे ये क्या किया जाता है, प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है, रिट जारी किया जाता है कि वो अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों यानी जो पेंडिंग केसेस है के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, यानी जो वरिष्ठ यानी उससे जो ऊपर वाले हैं, जो बड़े कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको भेजें, ठीक है। या उनसे भी जो भी है, जैसे सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट है उनको भेजें, उनसे जो ऊपर है वो उनको ऊपर भेजें, ठीक है। तो इसमें ये दिया जाता है कि अपने पास जो भी लंबित मुकदमे हैं यानी पेंडिंग केसेस हैं, अपने से वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख, पांचवा रेट क्या है हमारा, अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा पदाधिकारी है के रूप में कार्य कर रहा है जहाँ पे उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, ठीक है, कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे न्यायालय क्या पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक उसका संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, सही उत्तर नहीं मिलता है, तब तक ये कार्य नहीं कर सकता। ये है अधिकार परीक्षा लेख। अब मौलिक अधिकार में संशोधन हुए हैं जो बारी बारी से, वो हम देखते हैं।
आप नोट डाउन करते जाइएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, गोलकनाथ, और आपके मेंस आंसर राइटिंग में ये सबको कोड जरूर करिएगा जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हो या पहले से काफ़ी कुछ किए हुए, तो ये सबको मौलिक अधिकार के बारे में जब भी पूछा जाता है तो ये सब कोड जरूर करिएगा। मौलिकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 से निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में क्या निर्धारित किया गया था, मतलब गोलकनाथ पंजाब राज्य वाला जो केस आया था वो 1967 में आया था। उससे पहले ये निर्धारित क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 केस पर रोक लगा दी। ठीक है, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, और कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। अब फिर 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये किस में कहा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को निर्णय को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को निरस्त कब किया गया? केशवानंद भारती वाद में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 में और 5 जोड़े गए। यह व्यवस्था की गई कि ओह माय गॉड, हाँ, तो हम कहाँ देख रहे थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मिनुआ मिल्स बनाम भारत संघ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन में जो बोला गया उसको ख़त्म कर दिया गया। किसमें? मिनुआ मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे अधिकार बताइए जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और जो विदेशियों को प्राप्त है और जो दोनों को प्राप्त है। इस टाइप का आपके स्टेटमेंट टाइप में या वन लाइनर में भी इस टाइप में दे दिए जाते हैं, तो ये एकदम याद रखना है कौन कौन सा नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कोई धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। 16, 15 का 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, कोई भी जॉब वगैरह में कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 16 में, ये भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचार, निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19 में जितने भी आपके ये हैं ABCDEG, F नहीं हटा दिया गया, ये सब आपके सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज़ को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये सब हमने आर्टिकल्स देख लिया, इसलिए जल्दी जल्दी कोई देखेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि ये सब सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार।
अब नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार शत्रु देश को छोड़कर, जो हमारे शत्रु देश के कैटेगरी में आते हैं उनको छोड़कर, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी जो मूल अधिकार दिया गया है दोनों को प्राप्त है, वो कौन कौन सा आर्टिकल है? तो वो टोटल आपका 11 आर्टिकल है। कौन कौन सा देख लेते हैं। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब बराबर हो, चाहे नागरिक हो, विदेशी हो, धर्म, जाति, लिंग, सब ठीक है, सब बराबर हो। ये आर्टिकल 14 आपका दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑफकोर्स अपराध कोई किया है तो वो उसमें भी आपको इक्वालिटी मिलेगा, उसमें भी आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप नागरिक है या विदेशी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, ये सब आपको आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग दोनों को, विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। जीवन जीने का अधिकार सबको है भाई। आर्टिकल 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी दोनों को है, विदेशी और नागरिक दोनों को। आर्टिकल 22, कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी में संरक्षण, वही क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या ये सब वगैरह, ये सब आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग 22 में है और नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 23, बलात्सर्ग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये भी आपको आपका जो बैन है ये आपका विदेशी और नागरिक दोनों के लिए है। आर्टिकल 24, छोटे बच्चों को जो जोखिम भरे काम होते हैं कारखाने फैक्ट्रीज में काम करने पर निषेध बैंड, वो आपका 24, ये भी आपको दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 25, धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थाओं के संचालन, धार्मिक संस्था आप चलाना चाहते हैं कोई विदेशी चला सकते हैं आराम से। 27, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, कोई टैक्स नहीं आपको। और 28 में कुछ विशेष संस्थाओं को धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आर्टिकल आपका देखिए धर्म से रिलेटेड है 25 से 28, ये आपका दोनों को प्राप्त है, विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। 23-24 भी आपका दोनों को प्राप्त है, शोषण वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21-22 भी आपका दोनों को प्राप्त है, 20-21-22। ठीक है, और उससे पहले सिर्फ एक 14, विधि की समक्षता, कानून के सामने सब बराबर है, ये दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।